गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत यूनिट सेकंड में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पेय पदार्थ, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं बेवरेजेस, यानी वे पदार्थ जो पीने के योग्य हैं, यानी जिन्हें हम पीते हैं, तो वे फसलें जो पेय पदार्थ के रूप में उत्पादित की जाती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रमुख रूप से चाय, कहवा, कोको आदि प्रमुख फसलों का अध्ययन करेंगे। चाय हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाला प्रमुख पेय पदार्थ है। बहुत अधिक ये प्रचलित है। विश्व में ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं। तो पेय पदार्थों के अंतर्गत आज हम सबसे पहले चाय के बारे में ही पढ़ेंगे। चाय जो है, अगर हम उसके उपयोग की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति 410 ग्राम प्रति वर्ष चाय का उपयोग किया जाता है। यानी एक वर्ष में एक व्यक्ति जो है वो 410 ग्राम चाय का प्रयोग करता है। सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन है वो होता रहा है प्राचीन काल से भारत में। लेकिन अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो जो चाय की उत्पत्ति है वो मुख्य रूप से चीन से मानी जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चाय किस प्रकार का पौधा है। तो ये है सदाबहार किस्म का पौधा, यानी हमेशा ये कैसा रहता है, हरा भरा पौधा रहता है। इसका जो वंश है, यानी वनस्पति वंश है, तो ये कैमिलिया नामक वनस्पति का जो परिवार है उसके वंश में से है। इसका उद्भव 16वीं शताब्दी में चीन में हुआ था और चीन के अंतर्गत जांग चियांग यांगटीसी घाटी से जो है इसका उद्भव माना जाता है। इसके अंतर्गत स्फूर्तिदायक थीन या टैनिक अम्ल होता है, जिसके कारण चाय पीने के बाद में व्यक्ति का जो आलस्य होता है शरीर का, या कहते हैं कि नींद आती है, जो वो नींद कम हो जाती है। वो इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि इसमें थीन या टैनिक अम्ल होता है जो कि ताजगी या स्फूर्ति प्रदान करता है। तो चाय पीने के बाद में इसी कारण से थोड़ा सा जो है वो व्यक्ति चाय पीने के बाद एक्टिव हो जाता है, उससे आलस्य निकल जाता है। इसके पौधे का अगर हम बात करते हैं तो इसका पौधा जो है वो 9 से 12 मीटर तक बढ़ सकता है। लेकिन व्यापारिक उद्देश्य से, यानी निर्यात करने के उद्देश्य से, या फिर जो चाय का उत्पादन व्यापारिक स्तर पर होता है, वहाँ पर इसके पौधे की ऊंचाई 1.2 से और 1.5 मीटर तक ही रखते हैं, क्योंकि इनका मेनली यहाँ पे जो चाय का उत्पादन किया जाता है वो बेचने के उद्देश्य से होता है। और वैसे अगर जहाँ पे अगर हम बेचें नहीं और नॉर्मली अगर पौधे को बढ़ने दें तो 9 से 12 मीटर तक ये लंबा हो जाता है। जो व्यापारिक स्तर से चाय के पौधे उपजाए जाते हैं उनको नियमित कटाई करते हैं, जिसके कारण वो पौधे क्या बढ़े नहीं, उतने ही बने रहें और उसका व्यापारिक लेवल पर यूज हो जाए। इसके अलावा चाय का जो पौधा होता है उसको जब लगा देते हैं तो समय समय पर जो है उसे काट करके उसकी झाड़ियां बनाते हैं और उसकी पत्तियों को चुनते हैं और उन्हें सुखा करके, सुखाने के बाद में जो है वो हर पत्ती की किस्म को अलग अलग रूप से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद में जो है वो चाय को निर्धारित करते हैं कि कौन सी अच्छी चाय है, कौन सी बेकार चाय है। अब बात करते हैं चाय की किस्मों के बारे में। अगर चाय की किस्मों के अंतर्गत हम देखें तो मेनली जो दो किस्में हैं चाय की वो ही प्रचलित हैं। एक तो इसमें आती है असम प्रजाति और एक आती है चीनी प्रजाति। असम प्रजाति जो होती है वो भारत और श्रीलंका में उत्पादित होती है और इसकी पत्तियां लंबी और काफ़ी बड़ी होती हैं। दूसरी जो प्रजाति होती है वो चीनी प्रजाति होती है, जिसकी पत्तियां काफ़ी छोटी होती हैं। जो नॉर्मल जो दो किस्में होती हैं वो असम और चीनी प्रजाति होती है। चाय की जो पत्ती होती है, जैसे हमने बात करी कि इसकी जो लंबाई होती है वो तो 9 से 12 तक हो सकती है, लेकिन अगर इसकी जो पत्ती होती है उसकी लंबाई 6.3 सेंटीमीटर तक होती है और ये हमेशा कैसी रहती है, हरे रंग की, गहरा हरा रंग इनका होता है। नॉर्मल किस्मों के बाद हम बात करते हैं चाय की व्यापारिक किस्मों के बारे में, यानी वे किस्में जिनका उत्पादन निर्यात करने के उद्देश्य से, व्यापारिक या बाजार में बेचने के उद्देश्य से होता है। इसमें आती है व्यापारिक किस्मों में 5 प्रकार की किस्में। सबसे पहली काली चाय। काली चाय में कैसे क्या होता है कि सबसे पहले पत्तियां तोड़ते हैं, पत्तियां तोड़ने के बाद में उन्हें धूप में सुखा देते हैं। सुखाने के समय उन पे पानी का थोड़ा थोड़ा छिड़काव करते हैं, जिससे एक तो सूख रही है तो धूप से, गर्मी से और नमी से उनमें क्या होता है, किण्वित होनी चाहिए,
फर्मेंटेड होने लगती हैं वो और सड़ने लगती हैं। इसके बाद में जब ये सूख जाती हैं तो इनके ऊपर बेलन घुमाते हैं, और बेलन घुमाने के बाद में जैसे ही इनका चूरा तो नहीं होता पूरी तरीके से, पर पत्तियां थोड़ी टूटी टूटी हो जाती हैं, और इनको फिर क्या करते हैं, डिब्बों में बंद करके बाजार में बेचने के लिए भेज देते हैं। काली चाय जो है वो पूरी दुनिया में पी जाती है। हम लोग भी जो चाय का यूज करते हैं वो होती है काली चाय का। ये कैसे बनती है, पूरी तरीके से किण्वित और ऑक्सीकृत, यानी पत्तियों को सड़ाकर ये मेनली बनाई जाती है। इसमें हम सीटीसी चाय और डेली जो हमारे पीने वाली चाय है उसको शामिल करते हैं। ये मुख्य रूप से भारत और श्रीलंका में उत्पादित की जाती हैं। इसके अलावा एक स्मोक्ड ब्लैक टी भी होती है। जब हम स्मोक्ड ब्लैक टी बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ये जो काली चाय की पत्तियां होती हैं इन्हें लकड़ी के धुएं पर रख देते हैं, तो स्मोक के द्वारा जो होती है ये बनती है। दूसरी इसमें आती है चीनी या हरी चाय। चाय की जो पत्तियां होती हैं उन्हें धूप में सुखाते हैं इसमें, लेकिन उस पर पानी नहीं डालते। काली चाय में तो पानी का छिड़काव करते हैं, इसमें छिड़काव नहीं करते। चाय की पत्ती का रंग कैसा रहता है, हरा ही बना रहता है। सूख तो जाती हैं लेकिन कलर हरा रहता है। लेकिन काली चाय में क्या करते हैं, जब उन पे पानी डाल देते हैं तो उनका कलर सूखने के बाद कैसा हो जाता है, सड़ने से काला। तो इनकी पत्तियां जो होती हैं धूप में सुखाई जाती हैं, और सुखाने के बाद में इनका जो रंग होता है वो हरा ही बना रहता है, इसलिए इसे हरी चाय कहते हैं। इसको सैंचा भी कहा जाता है। मेनली ये मिलती है चीन में, इसलिए इसे चीनी चाय भी कहते हैं। ये कांगड़ा घाटी, कश्मीर में जो कांगड़ा घाटी है उसमें ये उत्पादित की जाती है, और कश्मीर में बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन है। इसके अलावा इसका एक प्रकार होता है ग्रीन टी। ग्रीन टी आपने देखा है मार्केट में अवेलेबल होती है, जो कि मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में मदद करती है और हेल्थ वाइज उसे काफ़ी अच्छी बताते हैं। तो जो ग्रीन टी है उसी का एक प्रकार होता है गन पाउडर। उसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं उसको एक पैलेट के चारों ओर लपेट देते हैं, और उसे मतलब इस तरीके से तैयार किया जाता है कि देखने में वो कैसा लगता है, गन पाउडर जैसा। तो ये एक हरी चाय का ही प्रकार होता है। तो ये जो ग्रीन टी होती है ये स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके बाद तीसरी आती है गट्टी चाय। गट्टी चाय जो होती है वो सबसे घटिया किस्म की होती है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, चाय की पत्तियों के साथ साथ जो डंठल होते हैं पेड़ के या झाड़ी के उनको भी डाल देते हैं। इसके अलावा अगर हम व्यापारिक दृष्टि से बात करते हैं तो भारतीय चाय, चीनी चाय और शंकर चाय, ये भी 3 तरह की चाय जो है वो गट्टी चाय के अंतर्गत आती हैं। गट्टी चाय को इन 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। इसके बाद आती है उलुंग चाय। ये उलुंग चाय ताइवान में उत्पादित की जाती है और विश्व में सबसे अधिक फेमस चाय है। चाहे स्वाद की दृष्टि से बात करें, महक की दृष्टि से बात करें, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की ये चाय होती है। ये सेमी ऑक्सीडाइज्ड और फर्मेंटेड होती है, फर्मेंट करके इसको बनाया जाता है। जो काली चाय होती है और जो हरी चाय होती है दोनों के मिले जुले गुण इसमें देखने को मिलते हैं। इसका नाम उलोंग चाय क्यों है, इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो छोटे काले ड्रैगन जैसी होती हैं, जो कि जैसे ही गर्म पानी उस पर पड़ता है तो वो क्या करता है, जाग जाता है। तो इस तरह की इसकी बनावट है, इसलिए इसे उलोंग चाय कहती हैं। ये चाय जो होती है ताइवान में, उत्तर पश्चिमी ताइवान में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, और इसका निर्यात जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को किया जाता है। इसके बाद जो चाय का प्रकार आता है वो आता है पराग्वे चाय, जो 5वां प्रकार है मुख्य रूप से। पराग्वे चाय का उत्पादन पराग्वे और ब्राजील में होता है, जो कि दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। अब इसका उत्पादन एस्टेट में भी होने लग गया है, लेकिन जो अर्जेंटीना और जो ब्राज़ील क्षेत्र है, दक्षिणी ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे, इन सभी क्षेत्रों में पेय पदार्थ के रूप में इसका मेनली यूज़ किया जाता है। तो ये 5 जो किस्म हो गई मेनली, वो हो गई व्यापारिक किस्में चाय की। इसके अलावा एक अन्य किस्म और आती है जिसे बोलते हैं हम श्वेत चाय या सफ़ेद चाय। ये बहुत ही दुर्लभ प्रकार की चीनी चाय है, मतलब ये ज़्यादातर मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है। ये कैसे बनती है, इसकी जो पत्तियां होती हैं, मतलब पौधे की जो विशेष पत्तियां होती हैं, जो चाय का पौधा होता है उसमें कुछ स्पेशल पत्तियां होती हैं, उनको चुना जाता है और ऑक्सीकरण को निष्क्रिय करने के लिए इन पत्तियों को क्या देते हैं, भाप देते हैं। भाप देने के बाद में इनको भूनते हैं और भूनने के बाद में इसको सुखाते हैं। पक जाने के बाद भी इसकी जो पत्तियां रहती हैं वाइट टी की, वो कैसी रहती हैं, खड़ी रहती हैं। तो ये जो होती है अलग ही प्रकार की होती है, मतलब इसे कहते हैं हाई क्वालिटी की ये चाय है। मुख्य रूप से दार्जिलिंग और असम में जो है ये उगाई जाती है, और इसका यूज़ होता है निर्यात करने के लिए, मतलब उस क्षेत्र में स्थानीय यूज़ में ये नहीं आती है।
तो इस तरीके से हमने देखा कि चाय की जो किस्में हैं, व्यापारिक किस्में, वो अलग अलग प्रकार की हैं, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है और उनका यूज़ जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं चाय उत्पादन की भौगोलिक दशाओं के बारे में। यानी जब आप चाय का उत्पादन करेंगे या किसी भी क्षेत्र में चाय का उत्पादन होता है तो उसके लिए किस तरह का मौसम चाहिए। तो चाय का जो पौधा होता है वो ऐसा पौधा है जिसे तेज तापमान यानी उच्च तापमान भी चाहिए और ज़्यादा वर्षा भी चाहिए, दोनों ही चीज़ होनी चाहिए। तो मेनली ये जो चाय का उत्पादन है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु वाले क्षेत्र हैं उनमें देखने को मिलता है। सबसे पहले भौतिक दशाओं के अंतर्गत हम बात करें तो आता है तापमान। चाय के उत्पादन के लिए 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस जो वार्षिक तापमान है उसकी आवश्यकता पड़ती है। लंबे समय तक तीव्र गर्मी जो होती है वो इसके लिए बहुत उपयुक्त है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक गर्मी रहनी चाहिए। लेकिन अगर ओले पड़ गए या बारिश ठंडी हवा चल गई, बारिश तो अच्छी होती है लेकिन ओले और जो ठंडी हवा होती है वो इसके लिए नुकसानदायक होती है। दूसरा आता है वर्षा। वर्षा की बात करें, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उच्च तापमान और अधिक वर्षा इसके लिए आवश्यक होती है। तो अगर हम सामान्य वर्षा की बात करें तो इसके लिए वार्षिक वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। अधिक आर्द्रता, ओस जो ओस पड़ती है या फिर सुबह सुबह जो कोहरा होता है, ये तीनों ही चीज़ जो हैं वो चाय के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। मतलब ऐसे मौसम में जो चाय की पत्तियां होती हैं उनका विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। इसके बाद जो तीसरी भौगोलिक दशा है वो आती है धरातल। धरातल चाहिए इसके लिए ढाल युक्त यानी ढलान होना चाहिए। इनकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी जड़ों में पानी रुक गया तो चाय का जो पौधा होता है वो कैसा सड़ने लग जाता है। तो इसलिए ढलान भूमि चाहिए। तो यही कारण है कि जो चाय की उत्पादन है या जो चाय के बागान हैं वो मेनली जो पहाड़ी ढाल वाले क्षेत्र हैं उनमें लगाए जाते हैं। इसके बाद अगली जो भौगोलिक दशा है वो है मिट्टी। मिट्टी की हम बात करें तो इसके लिए उपजाऊ, ह्यूमस युक्त और ऐसी मिट्टी जो लंबे समय तक नमी को अपने अंदर बनाए रखे, इस तरह की मिट्टी ज़रूरी होती है। तो दोमट और जो चिकनी मिट्टी है उसमें इस प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं। तो चाय के उत्पादन के लिए दोमट और चिकनी मिट्टी अधिक उपयोगी मानी जाती है। इसके अलावा ये जो मिट्टी है इसको उपजाऊ बनाने के लिए चाय के अकॉर्डिंग करने के लिए पौधे के इसमें खाद भी डाली जाती है। कैल्शियम रहित जो अम्लीय मृदा होती है यानी अल्प मात्रा में जो अम्लीय मृदा जिसमें कैल्शियम ना हो, वह भी चाय की दृष्टि से काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद अगली जो भौगोलिक दशा है वो है श्रमिक। चाय की जो फसल है उसके उत्पादन में श्रमिकों का विशेष योगदान है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे चाय के पौधे हैं उनको उगाएंगे, उगाने के बाद में पत्तियों को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद उन्हें सुखाते हैं, फिर उन्हें दलते हैं और दलने के बाद में डिब्बों में बंद करते हैं। तो इन सभी प्रोसेस को पूरा करने के लिए व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए सस्ता और पर्याप्त श्रम काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि इसमें जो मशीनों के द्वारा काम होता है वो काफ़ी कम होता है। तो इसीलिए इसके लिए श्रमिकों की भी आवश्यकता पड़ती है। और लास्ट जो भौगोलिक दशा है वो है छाया। बहुत ज़्यादा सूर्य का तापमान और जो पवन होती हैं उनसे बचाने के लिए जो चाय का पौधा होता है उसको छाया की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो चाय का पौधा है उसके लिए कुछ मुख्य जो भौगोलिक दशाएं हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसी कारण जो अधिकतर चाय है उसका उत्पादन पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। तो आज के हमने इस टॉपिक में चाय क्या है, किस तरह का पौधा है, कौन कौन सी इसकी किस्में हैं तथा इसकी भौगोलिक दशाओं के बारे में अध्ययन किया। अब चाय के प्रमुख विश्व में जो उत्पादन होता है, जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।